बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नए सबक के साथ हाजिर हूँ। पिछले सबक में हमने नज़्म बरसात की बुलंद ख़्वानी सीखी थी, मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और उनके मायने सीखे थे। आज मैं आपको नज़्म बरसात के मरकज़ी ख़याल और उसकी तशरीह करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम तदरीसी मकासिद जान लेते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हम इस सबक को जब पढ़ेंगे, आज का सबक नंबर 2 जब हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इस काबिल हो सकेंगे कि सबसे पहले तो नज़म का मरकज़ी ख़याल समझ सकें और उसके बाद नज़म के अशआर का मफ़हूम समझते हुए अशआर की तशरीह कर सकें। तो चलें हम अपनी तशरीह का आगाज़ करते हैं। आप रेडी हैं बच्चे, तैयार हैं आप सब? तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद नंबर 1। मीसे बयाबा रंगे गुलिस्तां, फूलों की बरखा दोनों में यकसां, कोयल की कूकू बागों में रक्सां, जुगनू की जगमग बन में चरागां, बरसात आई बरसात आई। सबसे पहले तो मैं चंद सवालात करना चाहूँगी। मैंने आपको पहले कुछ इस्तिलाहात आपको बताई थी, यकीनन आपको याद होंगी। तो चले मैं आपसे पूछती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ऐसा बंद जिसमें 5 मिसरे हों, यानी 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को क्या कहते हैं? शाबाश, मुखम्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। तो चलें दूसरा सवाल है कि हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं? नज़्म के आखिर में आने वाले हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं? शाबाश, उन्हें काफिया कहते हैं। और अगर अल्फाज आपस में एक जैसी आवाज पैदा कर रहे हों तो उन्हें क्या कहते हैं? हम काफिया कहते हैं। यानी यहाँ पे गुलिस्तां, यकसां, रक्सां, चरागा इस बंद में आने वाली काफिया अल्फाज हैं और ये सारे आपस में हम काफिया हैं, यानी एक दूसरे की साथ एक जैसी आवाज पैदा कर रहे हैं। यानी गुलिस्तां, यकसां, रक्सां, चरागा एक जैसी आवाज है ना एक दूसरे की, तो ये दूसरे के क्या है? हम काफिया हैं। शाबाश। और एक और सवाल कि किसी भी नज़्म में अगर हर बंद के आखिर में एक ही मिसरा बार बार आ रहा हो, मिसरा किसे कहते हैं? शेर के एक सतर को मिसरा कहते हैं। तो यहाँ पर मी से बयाबा रंगे गुलिस्तां एक मिसरा, फूलों की बरखा दोनों में यकसां दूसरा मिसरा, कोयल की कूकू बागों में रक्सा तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा और आखिर में ये 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। ये बरसात आई ये तीनों बंदों में मौजूद है। तो ऐसा मिसरा जो हर बंद में बार बार बिल्कुल एक जैसा आए बगैर किसी तब्दीली के, उसे क्या कहते हैं? ये भी मैं बता चुकी थी। शाबाश, उसे टैप का मिसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे टैप का मिसरा कहते हैं। तो चलें हम अपनी तशरीह की तरफ चलते हैं। शायर कहता है मी से बयाबा रंगे गुलिस्तां, फूलों की बरखा दोनों में यकसां। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात का निज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त बना रखा है। हर चीज़ अपनी मुकर्ररा वक्त पर होती है और उसकी अफादियत से यानी फ़ायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता। पानी भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। पानी के बगैर कोई जी रूह, चाहे वो इंसान हो, चरिंद हो, परिंद हो, हैवानात हो या नबातात, हर एक के लिए पानी ज़िंदगी की अलामत है। नबातात का मतलब तो आपको पता ही होगा, पौधे वगैरह। अब इस बंद में शायर क्या कह रहा है, ये मैंने तमहीद बांधी है। ठीक है, जब भी आप किसी नज़्म की तशरीह करने लगते हैं तो पहले तमहीद बांधते हैं, आगाज़। तो मैंने तमहीद बांधी है। मी से बयाबा रंगे गुलिस्तां, शायर कहता है अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की बका के लिए पानी को ज़मीन के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने के लिए बरसात यानी बारिश का निज़ाम बनाया। बारिश का पानी जब रेगिस्तानों, उजाड़ मैदानों, जंगलात पर बरसता है तो हर तरफ फूल ही फूल खिल उठते हैं। शायर कहता है कि एक तरफ तो पानी बारिश की शक्ल में हर तरफ फैल जाता है, तो दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि फूलों की भी बारिश बरसी हो। आप तस्वीर में देख सकते हैं ना कि हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं जिनका शुमार करना मुमकिन नहीं है। एक तरफ तो बारिश बरस रही होती है, दूसरी ऐसा लगता है कि जैसे फूलों की भी बारिश बरसी हो। और ये सब किस वजह से होता है?
बारिश की वजह से होता है, क्योंकि बारिश का पानी हर जगह पहुंच जाता है और जहां जहां पानी पहुंचता है वहीं वहां सब्जा ही सब्जा और फूल ही फूल खिल उठते हैं, क्योंकि बरसात की तरफ से हर तरफ सब्जा ही सब्जा होता है। सब्जे और फूलों की जब हर तरफ बहुतात हो जाती है तो उसकी कशिश से परिंदे भी उन बागात की तरफ खींचे चले आते हैं। ये अगला शेर है ना, कोयल की कूकू बागों में रक्सा। शायर कहता है कि जब हर तरफ फूल ही फूल खिल उठते हैं तो परिंदे भी इन बागात की तरफ खींचे चले आते हैं और इन फूलों के बागात में नाचते हैं, गाते हैं, चहचहाते हैं। कोयल अपनी खूबसूरत आवाज में कूकती है। ये खूबसूरती और रौनक सिर्फ दिन तक महदूद नहीं रहती। आगे शायर कह रहा है, जुगनू की जगमग बागों में बन में चरागा। बन किसे कहते हैं? जंगल को कहते हैं। एक तरफ तो दिन के वक्त परिंदों की वजह से बागों में रौनक आ जाती है, तो रात के वक्त भी बागात बेरौनक नहीं रहते, बल्कि जैसे ही रात का शायर कहता है कि खूबसूरती दिन तक महदूद नहीं रखती। जैसे ही रात होती है तो रात के वक्त भी जंगलात की रौनकें देखने वाली होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि जुगनू की जगमग बन में चरागा, क्योंकि हर तरफ जुगनू ही जुगनू अपनी छोटी छोटी लालटेनों समेत बाग की खूबसूरती में, जंगलात की खूबसूरती में, उसकी रौनकों में इजाफा कर देते हैं। जुगनू एक छोटा सा कीड़ा होता है जो कि उड़ सकता है। अल्लाह ताला ने उसके जिस्म के अंदर ये खासियत रखी है कि उसके दुम की तरफ छोटी सी एक लालटेन की तरह का चिराग होता है जो कि रात के वक्त जगमग करता हुआ जलता, कभी जब बंद होता है, कभी जलता है, तो जगमग करता हुआ बड़ा खूबसूरत नजर आता है। ऐसा लगता है कि दूर से छोटी छोटी चिराग टिमटिमा रहे हों। ये छोटे छोटे जुन्नू हर तरफ जगमग करते उड़ते हुए एक दिल फरेब मंजर पेश करते हैं और ये खूबसूरत नज़ारे हमें बरसात की वजह से ही नजर आते हैं। चलें बन नंबर 2 की तशरीह देख लेते हैं। शबरंग बादल मी के हर अव्वल, तपती ज़मीनें पानी से जलथल, फर्शे ज़ुमुरुद सब्ज़े की मखमल, बरसात से है जंगल में मंगल, बरसात आई बरसात आई। शायर इस बंद में बरसात की आमद के हवाले से बता रहा है कि जब बरसात आती है तो काले बादल बारिश का पैगाम लेकर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बारिश के हर अव्वल दस्ते हों जो बारिश से आगे आगे चल रहे हों। हर अव्वल दस्ता, हर अव्वल दस्ते के बारे में मैं थोड़ा बताती चलूं कि हर अव्वल दस्ते से मुराद क्या है। आप लोगों ने पुराने ज़माने की जंगों पर मुश्तमिल फिल्में देखी होंगी। उसमें आपने देखा होगा कि फौज से पहले चंद घुड़सवार फौज से आगे आगे चलते हैं, यानी ऐसा लगता है कि वो सरदारी कर रहे हों। आमतौर पर जब प्लाटून्स वगैरह बनती हैं, जब परेड करते हैं, तो उसमें भी कुछ लीडरशिप कर रहे होते हैं, कुछ आगे होते हैं दस्ते और बाकी तमाम फौज के बाकी दस्ते उसके पीछे चल रहे होते हैं। हर अव्वल दस्ता यानी आगे आगे चलने वाला दस्ता। यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से शायर ने बादल को बारिश के हर अव्वल दस्ते कहा है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये बारिश के हर अव्वल दस्ते हों जो बारिश से पहले पहले बारिश की आमद का पैगाम लेकर आ रहे हों। यानी पहले बादल आते हैं ना, फिर बारिश होती है ना। शाबाश, इसी चीज को शायर बयान करना चाह रहा है कि बादल दरअसल बारिश होने का पैगाम लेकर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो बारिश के हर अव्वल दस्ते हों। बरसात चूंकि मौसम गर्मा में आती है, इसी वजह से हर तरफ गर्मी तो होगी ही। उसी का जिक्र शायर कर रहा है, तपती जमीनें पानी से जलथल। शायर कहता है जैसे ही बारिश बरसती है तो हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। जलथल का मतलब पानी ही पानी हो जाना। बारिश से पहले जमीनें गर्मी की शिद्दत से तप रही होती हैं, लेकिन बारिश के पानी की वजह से वो ठंडी हो जाती हैं और गर्मी की तपिश कम हो जाती है। और जब हर तरफ बारिश ही बारिश होगी, पानी ही पानी होगा, तो क्या होगा? सामने तस्वीर में देखें, सब्जा ही सब्जा, फर्शे ज़ुमुरुद सब्जे की मखमल। शायर कहता है बारिश के पानी से हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हर तरफ ज़ुमुरुद का नर्म फर्श बिछा दिया हो।
ज़ुमरुद मैंने बताया था ना, कीमती एक पत्थर होता है जिसका रंग सब्ज रंग का होता है। शायर यहाँ पर सब्जे के रंग को ज़ुमरुद के पत्थर से तशबीह दे रहा है, और घास की जो नरम नरम घास है, जो नरम नरम सब्जा बिछ जाता है, उसे वो मखमल से तशबीह दे रहा है। मखमल एक नरमो मुलायम कपड़े का नाम है। शायर कहता है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी हर जगह पहुंच जाता है और हर तरफ ऐसा लगता है जैसे किसी ने ज़ुमरुद का फर्श बिछा दिया हो, जो ऐसा नर्म होता है जैसा कि मखमल। बरसात से है जंगल में मंगल। जंगल में मंगल होना, बेरौनक जगह पर रौनक का हो जाना, ये मुहावरा है। जंगल में मंगल ये एक मुहावरा है जिसे बड़ी खूबसूरती से शायर ने इस बंद में इस्तेमाल किया है। शायर कहता है कि ये जो खूबसूरती है जो बरसात की वजह से हुई है, ये चंद एक जगहों तक महदूद नहीं रहती। कहते हैं ये बहारें सिर्फ बयाबानों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि जंगलात हो, सहरा हो, रेगिस्तान हो, हर जगह, हर तरफ, हर चीज़ की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। यानी हर तरफ खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं, हर तरफ रौनक लग जाती है, और ये बरसात की वजह से है। शाबाश। तो चलिए शाबाश बंद नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दिलकश समा है, दिल शादमा है, खुशियों का हर सू दरिया रवां है। दिलशाद इक इक पीरो जवां है, बरसात की रुत जाने जहां है। बरसात आई, बरसात आई। देखें बरसात की वजह से किस कदर रौनकें हो जाती हैं। इस बंद में शायर बारिश से लगने वाली रौनकों का बड़ी खूबसूरती से जिक्र कर रहा है। शायर कहता है कि बारिश बरसने से एक तरफ तो हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो जाता है, तो दूसरी तरफ इस मौसम से हर कोई लुत्फ अंदोज भी होता है। पिछले बंद में हमने देखा ना कि परिंदे भी चहचहा रहे थे। यहाँ पर इंसान भी इस मौसम से बहुत लुत्फानंदोज होते हैं, क्योंकि इस मौसम की वजह से दिल को हसीन लगने वाले नज़ारे हर तरफ बिखरे हुए नजर आते हैं। इन खूबसूरत फितरी मनाजिर को देखकर दिल शाद हो जाता है, यानी दिल खुश हो जाता है। हर कोई इस मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहा होता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग। हर एक इस मौसम से मजा लेता है। घरों में मजे मजे के पकवान बनते हैं, बच्चे पानी में कश्तियां चलाते हैं तो कभी नहाते हैं। शायर कहता है कि ये मौसम दरअसल जाने जहां है, यानी हर कोई इस मौसम को बहुत पसंद करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अशार की तशरीह बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम आखिर में इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल भी देख लेते हैं, क्योंकि बंद की तशरीह हम कर चुके हैं, तमाम बंदों की तशरीह हम कर चुके हैं। मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि तशरीह कैसे करते हैं, और मरकज़ी ख्याल अब हम देखते हैं कि किस तरह नज़्म से मरकज़ी ख्याल को निकाला जाता है। तो चलिए नज़्म का मरकज़ी ख्याल देखते हैं। मरकज़ी ख्याल जैसे मैंने बताया कि पूरी नज़्म का निचोड़ होता है, यानी जब भी कोई नज़्म लिखी जाती है, मैंने पहले सबक में आपको बताया था कि नज़्म में एक ही ख्याल के गिर्द तमाम अशआर घूम रहे होते हैं, यानी मजमून एक ही होता है, इसके अंदर एक ही ख्याल पेश किया जाता है। और इस नज़्म में भी एक ही ख्याल पेश किया गया है, और वो क्या है? बरसात का, बारिश होने का। तो मरकज़ी ख्याल भी हमारा उसी ख्याल के गिर्द ही घूमेगा। मरकज़ी ख्याल, जिसको इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया कहते हैं, कि नज़्म में दरअसल शायर हमें बताना क्या जा रहा है उसे बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में लिखना। इस नज़्म में शायर क्या बता रहा है? इस नज़्म में शायर ने मौसम में बरसात की आमद और मौसम में होने वाली तब्दीली के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि इस मौसम की वजह से हर तरफ हरियाली हो जाती है। हर कोई, चाहे चरिंद हो या परिंद, इंसान हो या हैवान, इस मौसम से लुत्फानंदोज होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इस नज़्म के हर बंद के मफ़हूम को समझते हुए अशार की तशरीह करने की कोशिश करनी है। इसी तरह जब बाकी नज़्में भी पढ़ें तो एक एक
پہلے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد شعر کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اپنے الفاظ میں کھل کر اسے بیان کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک بہترین تشریح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ سمجھتے ہوئے خود سے اپنے الفاظ میں تشریح لکھیں۔ شروع میں مشکل تو پیش آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ مشق سے ہی انسان مکمل ہوتا ہے، مشق سے ہی انسان اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ خود سے تخلیقی کاوش کر سکے۔ آپ نے مشق کرنی ہے، نظم کو سمجھنا ہے، اس کی تشریح کو بے شک بار بار سنیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنے الفاظ میں اس کی تشریح لکھ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔